नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी की तैयारी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं। जब भी कोई अभ्यर्थी पहली बार अपने मन में यह संकल्प लेता है कि उसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तब उसके मन में जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये आता है कि कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया जाए जिससे हमारी जो तैयारी है वो इंपैक्टफुल हो जाए और कम से कम समय में मिनिमम किताबों को पढ़ने के साथ साथ आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसी बात के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे सबसे पहले जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो हमें तैयारी से पहले ध्यान में देनी है। जब भी कोई अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहा है तब उसके लिए ये पॉइंट्स को ध्यान देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का भी रिजल्ट आया और जो अभ्यर्थी किसी कारणवश प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए वो भी इस वीडियो को जरूर देखें और अपने मन में आत्मसात करें कि जो आज गौरव वैष्णव सर बता रहे हैं इसको हम जीवन भर नहीं भूलेंगे और अपनी तैयारी के दौरान जो है रेलेवेंट रिसोर्सेज ही पढ़ेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज ही पढ़ेंगे और बेयर मिनिमम जितनी किताबें आपको जरूरत है सिलेक्शन दिलाने के लिए हम केवल उन न्यूनतम किताबों के बारे में ही आपको बताएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ध्यान देने योग्य बातें, सबसे पहले ध्यान देना है कि यदि हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी की मेंस की तैयारी से पहले मेंस का सिलेबस और प्री की तैयारी से पहले प्री का सिलेबस हमारे दिमागों में होना चाहिए, ताकि हमें यह पता चले कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बुक्स के अंदर कौन सा टॉपिक कम ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान देना है, न्यूज़पेपर के अंदर कौन सा आर्टिकल छोड़ देना है, कौन से आर्टिकल पर ज्यादा ध्यान देना है, उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, उसके कीवर्ड को सर्च करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। ये सभी बातें हमें तभी पता चलेंगी जब हमें सिलेबस पूरी तरह से हमारे दिमाग में आत्मसात होगा। उसके बाद पीवाईक्यू, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उसका आधार क्या है? उसका आधार यह होता है कि पिछली बार सवाल किस प्रकार से पूछे गए हैं, तो उसी तरह से उसी वे में हम तैयारी करते हैं। लेकिन यदि हम पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमें यह पता नहीं होगा कि यूपीएससी किस प्रकार के प्रश्नों की डिमांड करता है, वो हमसे किस प्रकार के सवाल चाहता है। तो ये पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत जरूरी है। और इन दोनों चीजों से भी ज्यादा जरूरी जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़ने हैं। आजकल मोबाइलों में 1.5 GB डाटा फ्री है, अनलिमिटेड आपका डाटा पैक चल रहा है। तो क्या होता है कि बच्चे फ्री में मिलने वाला कोई पीडीएफ, कोई मैगजीन बहुत सारी डाउनलोड कर करके अपने मोबाइल में, डेस्कटॉप में, अपने लैपटॉप में अंबार लगा लेते हैं। देखिए इसकी जरूरत नहीं है। आपको परीक्षा में पास होने के लिए लिमिटेड लेकिन रेलेवेंट रिसोर्सेज रखने हैं। तो जो भी रेलेवेंट रिसोर्सेज हो केवल वही आप अपने मोबाइल में, आप किताबों के रूप में फिजिकली आप वही चीजें रखें जो रेलेवेंट हो। दूसरी बात, जो आप तैयारी करेंगे उसका फ्लो किस प्रकार से काम करेगा, पहले कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सा स्टेप फॉलो करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी आप सबसे पहले पढ़ेंगे और इसमें भी एक पेज है। जो बच्चा मानविकी के विषय पहले ही पढ़ चुका है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो 6 to 12 सारी एनसीईआरटी पढ़े, वो कुछ एनसीईआरटी पढ़ सकता है, जैसे 9 to 12 एनसीईआरटी पढ़ सकता है। लेकिन जो बच्चा इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड से है और वो इतिहास पढ़ रहा है तब वो 6 to 12 एनसीईआरटी जरूर पढ़े और उसकी तैयारी को धार देने के लिए, उसकी तैयारी को इंपैक्टफुल बनाने के लिए ये जरूरी है। अगला जो चरण आता है वो आता है एडवांस बुक का। एडवांस बुक के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत हो गए और ज्योग्राफी में जीसी लियोंग की किताब हो गई। और उसके बाद अंतिम रूप से वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कैसे होता है? वैल्यू एडिशन होता है न्यूज़पेपर से, वैल्यू एडिशन होता है पीआईबी की रिपोर्ट से, वैल्यू एडिशन होता है मिनिस्ट्री की वेबसाइट से डाटा आप ले सकते हैं कुछ, वैल्यू एडिशन होता है मैगजीन से। जो डिफरेंट कोचिंग हैं वो भी दिन रात जो ये डाटा है इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके कुछ आपको कोचिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि बहुत सारे पीडीएफ का अंबार नहीं लगा नहीं लेना है, लेकिन आपको यह बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपको इस तैयारी में किसी ना किसी टीचर का, किसी ना किसी गुरु का गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे गुरुओं का, बहुत सारे टीचर्स का गाइडेंस ना लें। जो भी आप अपनी तैयारी करें फोकस्ड हो, एक ही गुरु बनाएं, एक ही टीचर से पढ़ाई करें। हाँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के यदि टीचर हैं, यदि कोई टीचर पॉलिटी अच्छी पढ़ाते हैं तो आप उनसे पॉलिटी पढ़ सकते हैं, यदि कोई गुरुजी ज्योग्राफी अच्छी पढ़ाते हैं तो आप उनसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं।
ठीक है। और जो ये बुक लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं, इसे आप हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल इसी प्रकार से पढ़ लें, दोनों ही मीडियम के लिए फायदेमंद है, ठीक है। अब जीएस 1 में हिस्ट्री की बात करते हैं। जीएस पेपर 1 में यदि हिस्ट्री के लिए हमें शुरुआत करनी है तो हमें 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसने एमए हिस्ट्री कर रखी है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो 6 to 12 सारी पढ़े। वो अपनी मर्जी से, अपने मुताबिक जितनी उसको जानकारी, उससे 9 to 12 भी पढ़ सकता है, 11 to 12 भी पढ़ सकता है। लेकिन आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, इसके कंफ्यूजन में रहना जरूरी नहीं है। आप कोई सी भी एनसीईआरटी पढ़ेंगी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन जैसे अगर आप मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है। स्पेक्ट्रम बहुत ही फायदेमंद है। अब यहां बात करें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए आपको स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जितना भी जरूरी डाटा है इसमें मिल जाएगा। और जो मैंने ब्लू टेक्स्ट में लिखा हुआ है बच्चों, ये शानदार किताबें हैं, इनको पढ़े बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, कैसा? तो ये नितिन सांगवान के बड़े क्रिस्पी और बड़े ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इन्होंने पूरी रिसर्च करके, पूरी अच्छी थॉरो स्टडी करके अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री की बाइबल तो आप सभी जानते हैं, अर्जुन देव के द्वारा लिखी गई हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, ये बहुत ही जरूरी है। और अभी आप सभी को मैं बताऊं कि वर्ल्ड हिस्ट्री भले ही प्रीलिम्स में आपसे ना पूछी जाती हो, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं, जो घटनाएं हैं, उनके संबंध में सवाल पूछे जाने शुरू हो गए हैं। तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी बहुत जरूरी है, और ये अर्जुन देव के द्वारा लिखी गई। अब हम बात करेंगे, देखिए हिस्ट्री के जब सेगमेंट की बात करते हैं तो हिस्ट्री में दो सेगमेंट है, एक तो आपका मॉडर्न है, दूसरा आपका एमएक है। एमएक में क्या होता है? एमएक में होता है एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, ये एमएक की फुल फॉर्म है। तो अब हम बात करेंगे एमएक के ऊपर। एनसीईआरटी अगर आपको आर्ट एंड कल्चर की पढ़नी है तो 11th की एनसीईआरटी है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एडवांस किताब पढ़ने से पहले ये वाली एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। और एडवांस किताब में अगर बात करें तो आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, ये तो अब आर्ट एंड कल्चर की बाइबल हो गई है। और अभी इस बार की बात बताऊं आपको मैं, 2025 में विष्णु दिगंबर पुलिस्कर वाला जो सवाल पूछा गया, वो डायरेक्ट सवाल पूछा गया नितिन सिंघानिया से। तो नितिन सिंघानिया से पहले भी आपको बाघोरा, जो अजंता गुफाएं कौन सी नदी के किनारे हैं, बाघोरा रिवर के किनारे हैं, तो इस प्रकार से सवाल बार बार नितिन सिंघानिया से पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब आपके लिए बन गई है। अब बात करें एंशिएंट इंडिया की, तो एंशिएंट इंडिया के लिए आप सभी जानते हैं RS शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी, और ये पहले से ही बहुत कई सालों से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं। और निश्चित रूप से एंशिएंट इंडिया के लिए RS शर्मा, रामशरण शर्मा जी की जो किताब है, ये बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। मेडिवल इंडिया के लिए आप सभी जानते हैं सतीश चंद्रा जी के द्वारा लिखी गई ओल्ड एनसीईआरटी किताब है, 11th की एनसीईआरटी है। और ये भी यूपीएससी में हिस्ट्री के सेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, यदि हम मेडिवल इंडिया की बात करें। अब मेडिवल इंडिया में यदि हम बात करें तो देखिए बहमनी साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, लगातार विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न पूछा जा रहा है। मेडिवल इंडिया से भी इस बार देखिए सवाल बने, जो पाल प्रतिहार के बारे में इस बार जो सवाल बना वो भी मेडिवल इंडिया से ही पूछा गया। तो आप किसी भी सेगमेंट को कमजोर ना समझे, यूपीएससी सभी सेगमेंट्स का ध्यान रखती है। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि इस सेगमेंट से सवाल कभी नहीं आएगा, तो यूपीएससी हर बार चौंकाने का काम करती है, और इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अब जीएस 1 की बात करें, देखिए ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपको यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो ज्योग्राफी को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि मेंस में भी इसकी एक अच्छी खासी वेटेज रहती है और प्रीलिम्स में भी अच्छी खासी वेटेज रहती है। और मैं अभी आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये 11th की ए, ये 11th की एनसीईआरटी है, 11th ए करके। तो इस बार इसमें से 7 जो सवाल प्रीलिम्स में पूछे गए वो डिट्टो ऐसे के ऐसे ही लाइनें उठा ली गई, सीधे के सीधे सवाल पूछे गए। और पिछली बार भी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली इस किताब से, 11th की एनसीईआरटी से सीधे सीधे 8 सवाल पूछे गए, चाहे वो कॉर्लियोलिस प्रभाव से रिलेटेड हो या समदाब रेखाओं से रिलेटेड हो, सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है भूगोल की। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। देखिए 6 to 10th एनसीईआरटी वो बच्चे पढ़े जिनको मानविकी के जिसने सब्जेक्ट नहीं पढ़े या जिसने पहले भूगोल नहीं पढ़ा है। और अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आप 11th की 12th की एनसीईआरटी पढ़िए, मोर देन इनफ है, ठीक है। और जो बच्चे जिनको
कुछ भी नहीं पता, मान लीजिए कि इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स की बैकग्राउंड से हैं, भूगोल में उन्होंने पहले कभी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो आप बिल्कुल भी मत शर्माइए, 6 to 12th आप पढ़िए, निश्चित रूप से आपकी तैयारी में वैल्यू एडिशन होगा। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी की, ठीक है। और ये सभी जो एनसीईआरटी में आपको बता रहा हूं, ये सभी नई एनसीईआरटी हैं, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में भी जैसे कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत आपको पुरानी एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, लेकिन उसके जो डाटा, जो फैक्ट्स हैं ना, वो पुराने हो चुके हैं, इसलिए आपको नई एनसीईआरटी पढ़नी है ज्योग्राफी में। और देखिए, अगर भूगोल की तैयारी में यूपीएससी की तैयारी करनी है तो इसके लिए अब एक रामबाण किताब हो गई है आपकी जीसी लियोंग, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है। इस सवाल से जो मेंस के प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको जरूर ध्यान देना जरूरी है। अब क्या हुआ कि कुछ जो बुक्स हैं ज्योग्राफी में भी, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए पीएमएफ आईएएस की किताब जो है वो बहुत ही इंपैक्टफुल है, क्योंकि इन्होंने भी अपने आप को धीरे धीरे किताब में बहुत सारा जो फैक्ट है उसको संवर्धित किया है, उसको एनरिच्ड किया है। तो ये पीएमएफ आईएएस की जो किताब है, पीएमएफ आईएएस की, ये भी पढ़ी जा सकती है। और एटलस आपको पता ही है, मैपिंग के लिए 2 एटलस बड़ी ही इंपॉर्टेंट चलती हैं, या तो आप ऑक्सफोर्ड की एटलस पढ़ लीजिए या आप ओरिएंट ब्लैक स्वान की एटलस पढ़ लीजिए। दोनों ही किताबें आपकी तैयारी में वैल्यू एडिशन करती हैं और दोनों में से कोई भी एटलस आप पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, अब एटलस मैपिंग बहुत ही जरूरी हो गई है। आप देख लीजिए ना कि 7 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं जगह से रिलेटेड। टेनसेप झील कहां है? देखिए लेक टेनसेप हमने कभी सुना भी नहीं था, लेकिन सवाल अगर पूछ लिया गया है तो अब क्या हो गया कि मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और अब आपको क्या है कि हर एक महाद्वीप को सही तरीके से छानबीन करनी होगी कि कौन सी झील कहां पे है, कौन सा सागर कहां पे है, कौन सी जल संधि, कौन सी स्थल संधि, कौन सा मैदान, कौन से पर्वत, ये बहुत ही जरूरी हो गया है। और जब हम आपको मैपिंग की तैयारी कराएंगे तो निश्चित रूप से हम आपको दोनों ही एटलस भी कवर कराएंगे और जितने भी प्लेसेस एंड न्यूज हैं वो सभी कवर कराएंगे। अब आप बात करेंगे इंडियन सोसाइटी की। जीएस 1 में ही एक इंडियन सोसाइटी का एक अच्छा टॉपिक है, इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशल इंपावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। देखिए, मैं आपको एक किताब यदि सजेस्ट करूं तो सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, देखिए सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया किसकी है? राम आहूजा जी के द्वारा लिखी गई ये किताब है। या तो आप इसको पढ़ लीजिए या फिर किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए। अब क्या हुआ कि जो सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के जो नोट्स हैं वो कहीं भी किसी भी कोचिंग से आप पढ़ेंगे, इतने रिफाइंड हो गए हैं ना कि आप किसी से भी पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारे टाइम पे क्या होता था कि क्रॉनिकल ने अपने इंग्लिश एडिशन में निकाला था मतलब सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया के ऊपर, तो टॉपिक वाइज उन्होंने सारे टॉपिक्स को कवर किया था, सबके उन्होंने मतलब डिटेल्ड एनालिसिस करके पूरा अच्छा एक पीडीएफ तैयार किया था क्रॉनिकल की मैगजीन में। तो हम लोगों ने वही पढ़ा था और बड़ा ही फायदेमंद हुआ, सीधे डायरेक्ट सवाल पूछे गए थे। तो आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लें या राम आहूजा जी के द्वारा सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे जीएस2 की। तो जीएस2 में एक सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बारे में आप सभी जानते हैं कि 11 to 12 की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं और 11वीं की, ये जो 12वीं की एनसीईआरटी है देखिए यहां पर, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है, एक भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, वो 11th की एनसीईआरटी है। तो ये 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, आपको मोर देन इनफ हो जाएगी, इससे ज्यादा एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और देखिए पॉलिटी की एनसीईआरटी और है भी नहीं, यही 2 एनसीईआरटी हैं, 11th की और 12th की। ठीक है, ये दोनों एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद एडवांस लेवल में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यूपीएससी की तैयारी की बाइबल मिलेगी, एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत को पढ़े बिना देखिए बच्चों आपकी यूपीएससी की तैयारी अधूरी है। एक तो पहली बात यह है कि 15 से 17 प्रश्न आपसे किसमें, प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और प्रीलिम्स परीक्षा, इस यूपीएससी की परीक्षा को यदि आपने प्रीलिम्स पास कर लिया तो समझ लीजिए कि 60% आपका सिलेक्शन हो चुका है। प्रीलिम्स परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसीलिए हमने आपको बताया कि 3 महीने लगातार हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे बाद में। अब करंट अफेयर्स की यदि बात की जाए तो आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और पीआईबी को देखिए कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पब्लिक, ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, इसके जितने भी आर्टिकल आते हैं, इसकी जितनी भी सवालें आते हैं, चाहे वो भारत में
किसी भी समस्या से रिलेटेड हो, या वो किसी कल्याणकारी योजना से रिलेटेड हो, या सरकार के किसी डिसीजन से रिलेटेड हो, भारत में कोई भी जो डेवलपमेंट वर्क चलता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे उसकी जानकारी जरूर दी जाती है। अब भारत में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं कोई विदेश यात्रा करते हैं तो उससे रिलेटेड भी जानकारी आती है। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को आपको लगातार फॉलो करना पड़ेगा। हर क्षेत्र की जानकारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आती है। और पॉलिटी की यदि बात करें तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी में भी बहुत सारे गहन एपिसोड्स चलते हैं और कई सीरीज चलती हैं धारावाहिकों की, और वहां भी आप बहुत अच्छा जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि लोकसभा टीवी पे हमने संविधान की एक सीरीज देखी थी, बहुत ही अच्छी सीरीज बनाई गई थी और बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों ने सीरीज बनाई थी, तो लोकसभा टीवी पर हमने देखी थी। अब हम बात करें सेकंड ईआरसी की 6th रिपोर्ट की, जो कि लोकल गवर्नेंस की बात करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी वाला जो सेक्शन है ना, इसके सिलेबस को यदि आप देखेंगे तो उसमें लोकल गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा सेगमेंट दिया हुआ है। लोकल गवर्नेंस में आप देखें स्थानीय शासन में आपका 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, इससे रिलेटेड जो सवाल हैं, इससे रिलेटेड जो कमीशन बने थे उससे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अब ग्राम सभा का गठन हो, कितने क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कौन से आर्टिकल्स में इससे रिलेटेड जानकारी दी गई है, पेश अधिनियम क्या है और फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है, ये सारी जो जानकारी है वो लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड हैं। तो इसीलिए लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड आपको सेकंड एआरसी की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था सेकंड एआरसी, उसकी 6th रिपोर्ट आप पढ़ लें, आपको गवर्नेंस में बहुत फायदा होगा। उसके बाद किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट ही आपको खबरें पढ़नी है। वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है, देखिए जब आप किसी प्रश्न का उत्तर मेंस परीक्षा में लिखते हैं ना, तो उसको ज्यादा धारदार बनाने के लिए और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने के लिए आपने जो भी कहा उसके इंस्टेंसेस या एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। और वो एग्जाम्पल ही आपका वैल्यू एडिशन होता है कि आपने कोई प्रश्न लिखा और उसमें एक अच्छा एग्जाम्पल भी जोड़ दिया, तो जो परीक्षक होता है, जो आपके पेपर की जांच कर रहा होता है, तो उसे अच्छा लगता है आपका प्रश्न थोड़ा आकर्षक बन जाता है, तो आपके मार्क्स भी ज्यादा आते हैं। अब हम GS2 में गवर्नेंस की बात करेंगे, तो गवर्नेंस के लिए ये आप सेकंड एआरसी की 1st, 4th, 9th, 10th, 11th, 12th ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या फिर इसकी समरी भी पढ़ सकते हैं। आजकल बहुत सारी कोचिंग जो है वो इसकी समरी बनाकर आपको दे देते हैं, तो वो समरी भी आप पढ़ सकते हैं। और गवर्नेंस के जो टॉपिक है, ये जो सेगमेंट है, इसके लिए बहुत जरूरी ये बन जाती है। करंट अफेयर्स में आपको मैंने बता ही दिया है, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल, PIB, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी आप देख सकते हैं। और किसी भी कोचिंग के नोट्स, मैं जरूरी नहीं कहूंगा कि अनंत IAS कोचिंग के ही नोट्स आप देखें। दोस्तों आपको मैं बताता चलूं साथ साथ एक जानकारी कि हमने आप सभी के लिए आरोहण बैच चालू किया है और इसमें हम टॉप 100 का बैच बनाने वाले हैं। देखिए बच्चों, टॉप 100 का बैच का मतलब ये नहीं है कि हम केवल 100 बच्चों को ही मतलब एडमिशन देंगे। देखिए एडमिशन तो यूट्यूब पे ही होना है और आपका फ्री एडमिशन है, आपको कोई पैसा देना नहीं है। टॉप 100 बैच का मतलब यह है कि इस बार प्रीलिम्स की परीक्षा जो बच्चे देंगे उसमें 100 बच्चे हमारे संस्थान के भी होंगे। 2026 में जब प्रीलिम्स की परीक्षा का रिजल्ट आएगा तो 100 बच्चे उसमें हमारे संस्थान के होंगे, ये हमारा टारगेट है। अब पूरी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9250696368 पर। दोस्तों ये ऑनलाइन मोड से रहेगा पूरी तरह से। और देखिए मैंने ये 2 सेगमेंट में बांट दिया है। अनंत IAS कोचिंग पे आपकी क्या होगी, जो सिलेबस से रिलेटेड जो तैयारी होगी, जैसे कि आपके जितने भी जो किताबें मैं आपको बता रहा हूं, इनसे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो तैयारी होगी वो आपकी अनंत IAS कोचिंग से पे होगी। और जो आपके करंट अफेयर होंगे, करंट अफेयर की तैयारी हो गया, आपका द हिंदू के आर्टिकल हो गए, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल हो गए, आपकी वर्ल्ड न्यूज से रिलेटेड कोई खबर हो गई, इसकी सबकी तैयारी हम आपकी करंट अफेयर की गौरव की पाठशाला पे कराएंगे। गौरव की पाठशाला भी गौरव वैष्णव के नाम से ही है, मैंने अपने नाम से ही बनाया है और ये मैंने अभी शुरू किया है। आप इसके टेलीग्राम चैनल से को भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहां पर करंट अफेयर्स की आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो 2 सेगमेंट में हमने अपनी तैयारी को बांट दिया है। हम यहां पर जितने भी सिलेबस से रिलेटेड तैयारी होगी, जो आपके मेन सिलेबस है, उसकी तैयारी हम अनंत IAS कोचिंग पर करेंगे और गौरव की पाठशाला पे हम जितने भी करंट अफेयर्स हैं इससे रिलेटेड करेंगे। तो मेरी आपसे निवेदन है कि जो आरोहण बैच है, आरोहण बैच हम दोनों के माध्यम से कराने वाले हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए आप गौरव की पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अनंत IAS कोचिंग को आप यहां सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों के ही टेलीग्राम चैनल का भी मैंने आपको लिंक दे दिया है। जो भी हम आपको पढ़ाएंगे, देखिए जब भी क्लास होगी तो क्लास का जो भी PDF होगा वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप दोनों
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप करंट अफेयर्स की तैयारी भी कर सकें और जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो तैयारी है, जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तैयारी भी आप कर लें। तो चलिए दोबारा से लौटते हैं अपने उसी फोकस पे जो हम तैयारी कर रहे थे। देखिए गवर्नेंस की हम बात कर रहे थे, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, आप सभी का ये होगा कि आपको ये बताएगा कि कौन से टॉपिक पर कौन सा डिसीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपसे प्रश्न में कुछ पूछा गया, कोई केस स्टडी पूछी गई और आपको उसका जवाब भी अच्छी तरीके से देना है, तो वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है। अब गवर्नेंस के जो नोट्स हैं वो इतने रिफाइंड हो गए हैं, बार बार मतलब हर साल कुछ वैल्यू एडिशन हो जाता है, तो किसी भी कोचिंग के नोट्स आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा पहुंचाएंगे। सोशल जस्टिस की यदि बात की जाए तो सोशल जस्टिस में फिर मैं आप सभी से कहूंगा कि सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, राम आहूजा एक बार जरूर पढ़ें। तो वो वाला टॉपिक जो आपका GS 1 में पूछा गया है और GS 2 का जो सोशल जस्टिस है, दोनों ही कवर हो जाएंगे। अब इसमें होता क्या है, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, यहां पर गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर बात होती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करते हैं। हस्तक्षेप का मतलब यहां पर ये नहीं है कि कोई काम चल रहा हो तो गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप कर दे। हस्तक्षेप का मतलब ये है कि यदि कहीं पर सोशली कोई समस्या हो रही है तो सरकार वहां पर हस्तक्षेप करके कुछ कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा जो यथास्थिति है, जो कि कहीं खराब है, उसको सही करने में, कोई अगर परेशानी है उस परेशानी को का निराकरण करने में सरकार हस्तक्षेप करती है। और उसमें क्या है कि एनजीओ का भी रोल होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी रोल होता है, वेरियस प्रेशर ग्रुप्स का भी, एसोसिएशंस का भी रोल होता है, सरकार की वेलफेयर स्कीम्स के बारे में, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, प्रोटेक्शन फॉर द वल्नरेबल सेक्शन, जैसे कि आपका NC/SC हो गया, NC/ST हो गया, OBC के लिए एक आयोग बना है। ये सभी क्या है, ये सभी जो बॉडीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं वल्नरेबल सेक्शन को शोषण से बचाने के लिए, उनको समस्याओं से बचाने के लिए। और इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, या ओवरऑल सामाजिक जो हेल्थ है, समाज का जो एक ढांचा है, उसको फायदा पहुंचाने के यहाँ पर कुछ सोशल बेनिफिट की या सोशल जस्टिस की बात की गई है। अब इससे रिलेटेड जो जानकारी आपको मिलेगी कहां से, एडिटोरियल से भी मिलेगी। सरकार की योजनाएं जो है, मैंने आपको बताया था कि PIB में सरकार की योजनाएं, बिल्कुल सारी योजनाएं बताई जाती हैं। प्रेसिडेंशियल स्पीच, जब भी संसद का जब सत्र शुरू होता है तो जब राष्ट्रपति का अभिभाषण, आप सभी ने देखा होगा ना, 85, 86 और 87, आर्टिकल 85 और 86, 87 जब पढ़ेंगे ना तो आपको राष्ट्रपति का अभिभाषण शब्द सुनने को मिलेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण से पिछले 2-3 साल में प्रीलिम्स में काफी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इंडिया ईयर बुक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। नीति आयोग का 3 साल का एजेंडा क्या है, ये 3 साल का जो भी एजेंडा है नीति आयोग का, उससे सवाल बन सकता है और सवाल बनते भी हैं, तो ये निश्चित रूप से फोकस करने वाली बात है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे इसलिए पढ़ना है कि सरकार बजट में कौन सी कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रही है। यदि मनरेगा का बजट बढ़ाया जा रहा है तो बजट में वह जानकारी मिलेगी आपको। इकोनॉमिक सर्वे से आपको पता चलेगा कि जो सरकार की योजनाएं अब तक चली हैं उसने समाज को कैसे पॉजिटिवली इंपैक्ट किया है, तो वो जानकारी यहां से मिल जाएगी, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस की यदि बात की जाए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़िए, बहुत अच्छे नोट्स हैं। और ये देखिए मैंने ब्लू टेक्स्ट में यहाँ पे लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको PDF और रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, किस देश के साथ में हमारा कौन सा द्विपक्षीय समझौता हुआ, कौन से बायलैटरल रिलेशंस हैं, नई कोई अगर ग्रुपिंग्स बन रही है तो भारत का क्या रुझान है, ये सारी जो जानकारियां हैं, और भारत के फ्रांस के साथ कैसे संबंध हैं, पुर्तगाल के साथ कैसे संबंध हैं, ये सभी जानकारी आपको एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है इसकी रिपोर्ट से मिल जाएंगी। अब एडिटोरियल एंड वर्ल्ड न्यूज, ये मैंने यहां पर जो लिखा है, फॉर एनी न्यूज़पेपर, देखिए बच्चों न्यूज़पेपर में एक वर्ल्ड करके पेज आता है, वो द हिंदू में भी आता है और इंडियन एक्सप्रेस में भी आता है। तो ये वर्ल्ड वाला जो पेज है ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपको जब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना वो बताऊंगा तो आपको बताऊंगा, उसमें आज भी एक जानकारी आज भी दे रहा हूं कि जो वर्ल्ड वाला जो पेज है ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है आपकी तैयारी के लिए। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड वाला जो पेज आता है, वो एक्सप्लेन्ड वाला पेज आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक्सप्लेन्ड पेज से कई बार सवाल पूछा गया है, इसलिए बहुत जरूरी हो गया है। अब बात करेंगे GS 3 में इकोनॉमी की। देखिए इकोनॉमी बड़ा सेक्शन है GS 3 का, और इसके लिए देखिए मैंने अपने टाइम पे मृणाल के नोट्स पढ़े थे, ठीक है, तो मैंने आप सभी को यहां पर बताया है कि मृणाल के नोट्स आज भी बड़े फायदेमंद हैं और मृणाल से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। हो ना हो इतनी तो पढ़ाई मृणाल
आपको करा ही देते हैं कि इकोनॉमी में आप पारंगत हो जाते हैं और कोई भी सवाल कहीं से पूछा जाए तो आप जरूर इसका जवाब दे सकते हैं। एनसीईआरटी की यदि बात की जाए तो 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। ये 11th की एनसीईआरटी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, और ये एनसीईआरटी के लिए रामबाण है। जब इकोनॉमी आप पढ़ने जाएं तो एनसीईआरटी में इसको जरूर पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपकी एक बेसिक समझ विकसित हो जाती है। उसके बाद आप नाल के नोट्स पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। करंट अफेयर्स में आप जो बिजनेस वाला पेज होता है, बिजनेस वाला पेज, ये आप पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में भी, द हिंदू में भी अच्छा फायदेमंद होता है। पीआईबी के जो भी खबरें होती हैं वो आप पढ़ सकते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो आपको भूलना ही नहीं है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको इकोनॉमी के लिए बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में लगातार चावल का उत्पादन पिछले 7 सालों से लगातार बढ़ा है, लीनियरली इंक्रीज हुआ है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे या बजट जरूर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है। अब पशुपालन से रिलेटेड यदि कोई डाटा आ जाए तो वो भी आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा, और किसी स्कीम से रिलेटेड कोई जानकारी पूछी जाए तो आपको बजट में मिलेगी। अब बात करेंगे GS3 में एनवायरनमेंट की। देखिए, एनवायरनमेंट की यदि बात करी जाए तो 12 से लेके 20 सवाल आपके प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है। और एक अच्छा जो सेगमेंट है, अच्छा मतलब अच्छा खासा जो भाग है, वो मेंस की परीक्षा में भी सवाल पूछे जाते हैं। अब एनसीईआरटी में क्या पढ़ा जाए? 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, उसके लास्ट 4 चैप्टर हैं, 13वें से लेके 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, ये 4 चैप्टर हैं। ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी एडवांस बुक पढ़ने से पहले एक बेसिक समझ बन जाएगी। और एडवांस बुक की यदि बात की जाए तो बच्चों, पहले तो शंकर आईएएस की किताब आती थी, यही एक रामबाण थी। अब पीएमएफ आईएएस की भी एक किताब आने लग गई है। आप इनमें से कोई एक पढ़ सकते हैं, दोनों ही फायदेमंद हैं, दोनों ही बराबर आपकी तैयारी को इंपैक्टफुल बनाती हैं। कोई से भी एक पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर में आप सभी को पता है, एडिटोरियल हो गया, पीआईबी हो गया, और न्यूज़पेपर में जो एक्सप्लेन्ड वाला पेज आता है या जो साइंस वाला जो पेज आता है, वहां भी एनवायरमेंट से रिलेटेड काफी जानकारी आपको मिल जाती है। तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। ठीक है। इनमें से कोई एक किताब पढ़ सकते हैं। डाउन टू अर्थ मैगजीन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। और आजकल तो डाउन टू अर्थ की ना काफी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है अपनी अपनी समरी देने लगे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे योजना की समरी दी जाती थी, वैसे ही डाउन टू अर्थ की भी समरी काफी इंस्टीट्यूट देने लग गए हैं। अब बात करेंगे GS3 में आंतरिक सुरक्षा या इंटरनल सिक्योरिटी की। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक किताब रामबाण है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट बाय अशोक कुमार IPS एंड विपुल अनेकांत, ये किताब है। ये मैंने यहाँ पे इसका चित्र भी बना रखा है। ये किताब आप पढ़ लीजिए। ये इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों के लिए ही फायदेमंद है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आपको एडिटोरियल और पीआईबी पढ़ना ही है। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जाए तो वो किताब जो मैंने अभी आपको बताई है, अशोक कुमार IPS और विपुल अनेकांत वाली, वो किताब आप पढ़ सकते हैं। और सेकंड ARC की 3rd रिपोर्ट, जो कि क्राइसिस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कौन सी दुर्घटना हो जाए उस समय क्या कदम उठाने चाहिए, इससे रिलेटेड जानकारी बहुत अच्छी दी गई है यहाँ पर। जब भी आप मेंस की परीक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, तब ये जो रिपोर्ट है, इसकी जो जानकारी है, वहां पर बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन कर सकती है। एनडीएमए के गाइडलाइंस तो बहुत ही मारक क्षमता वाले हैं। अगर आप एनडीएमए की रिपोर्ट पढ़ लेते हैं और उसकी कुछ गाइडलाइंस अगर आपको याद रहती हैं, और अगर आप क्वेश्चन जो मतलब प्रश्न का जवाब लिखते हैं मेंस में, अगर वहां पर आप कोट करते हैं कि एनडीएमए की गाइडलाइंस के अनुसार, तो वहां पर आपका क्वेश्चन बहुत ही प्रभावशाली बनता है। और जब क्वेश्चन वो उत्तर जब प्रभावशाली बनता है तो उसमें मार्क्स भी अच्छे आते हैं। मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपका सिलेक्शन भी होता है। इसके लिए भी आप डाउन टू अर्थ मैगजीन्स के कुछ मतलब बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड भी आते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट से भी आते हैं, वो आप देखते रहें। लेकिन पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो आपका हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके तो कोई भी आर्टिकल आपको नहीं छोड़ने हैं। अब GS3 में साइंस एंड टेक की बात करते हैं। देखिए बच्चों, साइंस एंड टेक में बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइंस एंड टेक में क्या हो गया कि जैसे बायोटेक हो गया, आपका डिफेंस सेक्टर हो गया, ठीक है, डिफेंस सेक्टर की जानकारी हो गई, आपकी डिजीजेज एंड हेल्थ से रिलेटेड जानकारी हो गई। ये कुछ 4-5 चैप्टर ही हैं। इनको अगर आप सही से पढ़ लेंगे, किसी भी कोचिंग के नोट से पढ़ लेंगे, तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। और आजकल जैसे कि बहुत सारे बच्चे रवि P अग्रहारी की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, बहुत मोटी किताब है, सारे आर्टिकल्स पढ़ने में बहुत समय लगता है। अगर आप
25 से 30 दिन इस किताब को पढ़ने में लगाएंगे। मेरी समझ में कोई बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन नहीं है, किसी कोचिंग के आप नोट्स पढ़ लीजिए, 100 से 125 के आसपास पेजेस होते हैं। उसमें आपको जितनी भी नई तकनीकें होती हैं, नए आविष्कार होते हैं, या नई जैसे कि नोबेल पुरस्कार मिला, किसको मिला, वो सारी जानकारी आपको किसी भी कोचिंग के नोट से मिल जाएंगे। और उसमें भी ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने यहां लिखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं। रवि पी अग्रहारी किताब मैंने आपको बताई थी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड वाला पेज और द हिंदू में साइंस वाला पेज, ये दोनों ही पेज आपको पढ़ने जरूरी हैं जब भी पेपर में आते हैं। अगली बात करें इथिक्स की। देखिए बच्चों, इथिक्स आपका एक ऐसा टॉपिक है जहां बच्चे 130 प्लस 140 प्लस तक स्कोर करते हैं, और अगर आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छा फायदेमंद आपके लिए है। क्योंकि देखिए बहुत सारे सेगमेंट है नहीं, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का आपका ये सेगमेंट है। इसके लिए अगर आप 2 रिपोर्ट अगर पढ़ लेते हैं सेकेंड ईआरसी की, चौथी रिपोर्ट और 12वीं रिपोर्ट, 4th एंड 12th रिपोर्ट अगर आप पढ़ लेते हैं, पहली है एथिक्स इन गवर्नेंस और दूसरी है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, 2 किताबें अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसकी 2 जगह फायदा आपको होगा। एक तो एस्से में भी फायदा होगा, ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा, गवर्नेंस से रिलेटेड क्या कहा, उससे रिलेटेड कई बार एस्से पूछे गए हैं। तो इससे जो सेकेंड ईआरसी की रिपोर्ट अगर आप पढ़ते हैं तो एस्से में भी आपको फायदा होगा, और यहां तो निश्चित रूप से फायदा होगा ही। अगर आप बात करें एक एडवांस बुक की, तो लेक्सिकन की किताब आप इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड वाली पढ़ सकते हैं। हमने भी यही पढ़ी थी, और ये क्रोनिकल्स के द्वारा ये लिखी गई किताब है और बड़ी फायदेमंद रही है। तो दोस्तों, ये हमने बात की अभी तक जो हमने क्या बुक लिस्ट हमें रखनी है, क्या रिसोर्सेज रखनी है। अब इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कभी कोई डाउट आ जाए तो क्या करना है, आपको सीधा गूगल पे जाना है, ब्राउजर में वो टॉपिक लिख देना है। जैसे कि आपको आर्टेमिस मिशन के बारे में कुछ नहीं पता, आर्टेमिस मिशन क्या है, कब है, तो उसके लिए आपको क्या करना, आर्टेमिस मिशन लिखना है और पीछे यूपीएससी लिख देना है। जैसे ही आप लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि न्यूज़पेपर से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो आ जाएंगे, पीआईबी से रिलेटेड कोई आर्टिकल है उस खबर से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित वो आ जाएगा। मैपिंग प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में है तो मैपिंग साइट्स आ जाएंगी, यूट्यूब वीडियोज आ जाएंगे और कोचिंग के नोट्स आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये सभी बुक लिस्ट है, इसको निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए। इससे बाहर कुछ भी आप मत पढ़िए, केवल ये बुक लिस्ट पढ़िए और यही सब रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। 11 महीने मैंने आप सभी को बताया था, 11 + 3 मंथ्स की हम तैयारी करेंगे। 24 जून के बाद हमारे पास सीधे 11 महीने बचेंगे, क्योंकि 24 मई 2026 को अगला प्री होने वाला है। और जो बच्चे हमारे ये टॉप 100 बैच को ज्वाइन करेंगे, निश्चित रूप से हम 100 बच्चों का सिलेक्शन प्री परीक्षा में अगली बार कराएंगे। ये हम आज से ही कृत संकल्प हैं, और किसी के लिए भी कोई रोक टोक नहीं है, कोई पैसा नहीं है, ये आपकी कोचिंग नहीं है, ये गौरव वैष्णव का आप सभी के लिए सहयोग है, निःशुल्क सहयोग है। एक सामाजिक जिसे कहते हैं सामाजिक भावना, सामाजिक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो 9250696368 पर आप पूछ सकते हैं। और ये मेरी आप सभी से विनती है कि जो हमारा मेन सिलेबस है, जैसे हमारी जितने भी GS1 हो गया, GS2 हो गया, GS3 हो गया, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इसको हम अनंत IAS कोचिंग पर पढ़ेंगे। और स्ट्रेटेजी से और करंट से रिलेटेड जो भी हमारे सवाल होंगे वो सब हम बात करेंगे गौरव की पाठशाला पे। तो ये टेलीग्राम लिंक मैंने आपको बता दिया है और ये यूट्यूब लिंक आपको बता दिया है, दोनों चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। और निश्चित रूप से आज की क्लास इतनी फायदेमंद आपको होगी कि यदि इसी रिसोर्सेज के साथ में, इन्हीं तकनीक के साथ में आप तैयारी करेंगे तो जब आप IAS बन जाएंगे तब निश्चित रूप से गौरव वैष्णव को याद करेंगे और आज की क्लास को याद करेंगे। इन्हीं सभी शब्दों के साथ शुभकामनाओं सहित आप सभी को जय हिंद, जय भारत।